हाँ जी बेटे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की अब हम बात करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी स्टडी किया है। हर जगह जहाँ पर भी हम वेक्टर एडिशन की बात करते हैं वहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है। ठीक है, तो अभी हम क्या बात करने वाले हैं बेटे, दो अलग अलग वेव्स की बात करेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन में क्या होता है, दो वेव्स आपस में ओवरलैप करती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं और एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एनर्जी क्या हो जाती है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इस प्रोसेस से हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ऐसा क्या होता है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि मान लीजिए दो अलग अलग वेव्स हैं, अगर मैं आपको कोई भी एक वेव शो करना चाहूँ, सपोज ये एक लाइट वेव है और ये हमारे पास कोई दूसरी लाइट वेव है, एम्पलीट्यूड अलग अलग ले लिया और सेम फेज में ले लिया, क्लियर हुआ। तो ये दोनों जब जुड़ेंगी तो जुड़कर क्या बना देंगे बेटे, एक रिजल्टिंग वेव बनाएगी ना, और इस रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ये दोनों ऐड हो गए ना एम्पलीट्यूड। बात समझ आई आप बच्चों को कि नहीं आई? ठीक है, तो इस प्रकार से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई एक डिस्प्लेसमेंट y1 शो कर रहा है किसी वेव का, और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट y2 शो कर रहा है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हमारे पास बन गया बेटे y। तो y क्या है, y हमारे पास है बेटे y1 प्लस y2। y बराबर क्या है, y1 प्लस y2। हालांकि इस डायग्राम में जो मैंने मैक्सिमम वैल्यूज जोड़ी हैं वो एम्पलीट्यूड को शो कर रही हैं, बट एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, दो अलग अलग वेव्स लेंगे, उनका डिस्प्लेसमेंट मान लिया y1 एंड y2 और उनको जोड़ेंगे तो रिजल्टिंग वेव क्या आएगी बेटे, दोनों डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम आ जाएगा। दोनों डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम। तो अगर दो की जगह तीन वेव्स लें, चार लें या बहुत सारी लें, तब क्या कोई चेंज आएगा इसमें? नहीं। तो इसका मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है बेटे, ये कहता है कि रिजल्टिंग वेव का डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल वेव्स व्हिच आर टेकिंग पार्टिसिपेशन इन सुपरपोजिशन। क्लियर हो गया बेटे बात क्या? तो ये हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ये सेम फेज में अगर जुड़, अब हमने वेक्टर सम का बोला तो ये सेम फेज में थी तो इसलिए y1 प्लस y2 आ जाएगा यहाँ पर। अगर मान लीजिए यही आउट ऑफ फेज जुड़ने लग जाए, सपोज करते हैं कि एक वेव इस प्रकार से है और दूसरी वेव आउट ऑफ फेज जुड़ रही है, तो अब जो ज्यादा वाली वेव है उधर हमारे पास क्या बचेगा बेटे, रिजल्टेंट बच जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें आंसर एक्चुअली क्या मिला, यहाँ पर मिला y इज इक्वल टू y1 माइनस y2। फाइन। तो हम दोनों को ही y इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर से शो कर सकते हैं। इसका मतलब ये बता रहा है कि आप उसकी डायरेक्शन के हिसाब से या फेज रिलेशनशिप के हिसाब से हम इसे जोड़ेंगे। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? थोड़ी सी बात हम और करने वाले हैं अभी कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में। किसके बारे में बेटे? कोहेरेंट सोर्सेज। कई बार 1 या 2 नंबर में कोहेरेंट सोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और ये सब जो अभी हम बात कर रहे हैं इससे नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, उसका बेस है। ठीक हुई बात? तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होता है बेटे? कोहेरेंट सोर्स का मतलब है कि मान लीजिए दो अलग अलग लाइट सोर्स से लाइट निकल रही है। सपोज करते हैं एक सोर्स S1 है, एक सोर्स S2 है। क्लियर हुआ? दोनों से अलग अलग लाइट वेव्स हमें मिली। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम, वेवलेंथ क्या हो, सेम हो, और फेज डिफरेंस, फेज रिलेशनशिप या तो सेम हो फेज, या फिर अगर आउट ऑफ फेज हो तो एक कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप हो। क्या हो? कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप हो, यानी एक फिक्स अमाउंट से प्लस या माइनस में फेज रिलेशन हो दोनों के अंदर। ऐसा नहीं कि फेज बार बार बदल रहा है, कभी दो वेव्स एक दूसरे के साथ 0 डिग्री आउट ऑफ फेज है, कभी 30 डिग्री आउट ऑफ फेज है, कभी 15 डिग्री आउट ऑफ फेज है, कभी 45 डिग्री आउट ऑफ फेज है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 15 डिग्री का फेज रिलेशनशिप दोनों में डिफरेंस है तो वो रेगुलरली क्या रहना चाहिए, 15 डिग्री का ही रहना चाहिए। इसका मैं आप बच्चों को एक एग्जांपल मान लो शो करना चाहूँ, फेज से मेरा जो मीनिंग है आप बच्चे समझ जाएंगे। मान लीजिए कि मैं एक वेव शो कर रहा हूँ लाइक दिस, ये एक लाइट वेव मैंने शो कर दी। इज इट क्लियर बेटे? और अगर मैं एक और लाइट वेव को शो करना चाहूं तो वो मैंने सपोज करो कि ये वाली शो कर दी। क्लियर हुआ? तो मुझे एक बात बताओ, क्या इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है बेटे? एक सेकंड में जितने साइकिल ये वाली पूरी कर रही है ब्लैक कलर से मैंने शो किया है, उतने ही साइकिल रेड वाली शो कर रही है ना। तो फ्रीक्वेंसी सेम है। वेवलेंथ होती है बेटे एक वेव में कवर की गई डिस्टेंस, क्या वो सेम है? यस।
तो वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, फेज रिलेशनशिप इन ये दोनों जब जीरो हो रही है तो एक ही टाइम पर जीरो हो रही है, जब मैक्सिमम हो रही है तो एक ही टाइम पर मैक्सिमम और मिनिमम हो रही है। तो ये इसका मतलब है बेटे जीरो फेज डिफरेंस। अगर ये एक साथ जीरो हो रही है और एक साथ मैक्सिमम हो रही है, ये शो कर रहा है फेज डिफरेंस की वैल्यू कितना, जीरो। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू दोनों वेव्स में 0 डिग्री आ गई बेटे। क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि हम कोई एक तीसरी वेव भी शो करना चाहते हैं और वो तीसरी वेव कुछ इस प्रकार से ट्रेवल कर रही है लाइक दिस। अब वेवलेंथ इसकी भी सेम है, फ्रीक्वेंसी इसकी भी सेम है, लेकिन फेज डिफरेंस इसमें 90 डिग्री का है। फेज डिफरेंस कितना बेटे, 90 डिग्री। देखो ये वाली दोनों वेव्स यहाँ पर जीरो है, लेकिन ये वेव 90 डिग्री के बाद में जीरो है। देखो यहाँ पर हो गया हमारे पास 0 पाई, यहाँ हो गया 2 पाई, 0 पाई मतलब 0, 2 पाई 360 डिग्री। तो यहाँ क्या हो गया बेटे पाई 180 डिग्री, ये क्या हो गया बेटे पाई बाई 2 90 डिग्री। तो ये दोनों वेव जब शुरू हुई ये उसके 90 डिग्री बाद में स्टार्ट हो रही है ना, तो फेज डिफरेंस कितना आया बेटे 90 डिग्री का। ये दोनों वेव्स जब मैक्सिमम हुई है उसके 90 डिग्री बाद में मैक्सिमम हो रही है। यस तो इस प्रकार से हमारे पास ये जब मिनिमम हो रही है तो ये उसके 90 डिग्री बाद में मिनिमम हो रही है। इट मींस रेगुलरली फेज डिफरेंस कितना चलता जा रहा है 90 डिग्री का ही चलता जा रहा है। क्लियर हुआ क्या। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है, समटाइम्स हो सकता है कि ये शुरू में जब स्टार्ट हुई तब 90 डिग्री फेज डिफरेंस से स्टार्ट हुई और बाद में धीरे धीरे फेज डिफरेंस कम हो रहा है या कभी बढ़ रहा है, तो उसे बोलेंगे वो आउट ऑफ फेज रहेगा रेगुलरली बिना किसी कांस्टेंट डिफरेंस के। तो हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज में क्या क्या कंडीशन है बेटे, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, जीरो फेज डिफरेंस या कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटे कांस्टेंट होनी चाहिए। अब जो जीरो है वो भी तो कांस्टेंट होगा ना। तो दो अलग अलग सोर्सेज ऑफ लाइट अगर सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की लाइट को एमिट कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो हम कहेंगे कि वो दोनों सोर्सेज क्या है बेटे कोहेरेंट सोर्सेज है। आगे चलकर हम इंटरफेरेंस स्टडी करेंगे और इंटरफेरेंस में जरूरी कंडीशन ये है कि दो सोर्सेज से निकलने वाली लाइट वो दोनों सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, अगर कोहेरेंट सोर्स नहीं होंगे तो लाइट का इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। अब दो सोर्सेज के कोहेरेंट होने के लिए क्या जरूरी है ये सारी चीजें। अब लाइट निकलती कैसे है बेटे, एक्चुअल में लाइट निकलती है एटम्स के एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के प्रोसेस के दौरान। एटम आप बच्चे समझते हैं, एटम में हमारे पास एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में कौन रिवॉल्व करते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मान लीजिए लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में चले गए, मान लेते हैं कि पहले से तीसरे में शिफ्ट हो गए, तो इसे वहां से वहां जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए बेटे E1 माइनस E3 के बराबर एनर्जी चाहिए। यानी इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है इतनी एनर्जी मिलेगी तब इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन जब अगर तीसरे से वापस आएगा ना इलेक्ट्रॉन, तब ये क्या करेगा एनर्जी को छोड़ेगा। तब क्या करेगा ये एनर्जी को छोड़ेगा। तो जो लाइट ये एमिट कर रहा है ना बेटे, वही लाइट हमारे पास क्या है जिसे हम लाइट एनर्जी बोल रहे हैं वो है। तो लाइट एमिट कैसे की जाती है बेटे, इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन से, या एटम के एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन से। तो जब हमारे पास कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है, कोई भी सोर्स, उस सोर्स में करोड़ों अरबों एटम्स एक साथ काम कर रहे हैं, हाँ या ना। एक दूसरा सोर्स है उसमें भी करोड़ों अरबों एटम्स काम कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे एटम्स दो अलग अलग सोर्सेज से एक ही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करें या एक ही एनर्जी जो है वो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन में काम आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो अलग अलग सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट सोर्सेज नहीं हो सकते। दो सोर्स जो कि टोटली एक दूसरे से डिफरेंट हैं वो क्या नहीं हो सकते बेटे, कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते। क्या मेरी बात समझ आई? तो फिर कोहेरेंट सोर्स कैसे मिलेंगे हमें? कोहेरेंट सोर्स हमें मिलेंगे बेटे अगर हम एक ही सोर्स के दो बना लें, एक ही सोर्स के जैसे मान लीजिए कि हमने एक सोर्स ऑफ लाइट लिया और एक लिया स्लिट। स्लिट क्या होता है बेटे, एक सुराख, होल। मान लेते हैं कागज है, कागज में छोटा सा आपने सुराख कर दिया तो वो स्लिट बनेगा। आगे बात समझ में? तो एक स्लिट लिया, इस सोर्स से लाइट हमारे पास यहां तक पहुंची, फिर इस स्लिट में से जो लाइट निकलेगी फिर हम यहां पर क्या कर देंगे, दो स्लिट ले लेंगे बेटे। क्या ले लेंगे, दो स्लिट ले लेंगे, एक ले लिया S1 एक ले लिया S2। तो यहां पर हमारे पास जो लाइट पहुंची उससे यहां पर स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे ना। इससे क्या निकलेंगे बेटे, स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेंगे। वो वेव फ्रंट कहां पहुंचेंगे, S1 और S2 पर पहुंचेंगे। और फिर S1 और S2 से क्या निकलेंगे, यहां से फिर से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलेंगे।
से यस और नो? ठीक है जी। तो ये जब लाइट, ये S1 और S2 से जो लाइट अब निकल रही है ना, ये कोहेरेंट सोर्स मान लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका पेरेंट सोर्स तो एक ही है। अरे भाई S1 और S2 में आने वाली जो लाइट है वो एक्चुअल में तो एक ही सोर्स से आ रही है ना। मास्टर सोर्स उनका क्या है? ओनली वन। तो उससे जो लाइट निकलेगी वो सेम फ्रीक्वेंसी की होगी, सेम वेवलेंथ की होगी और जीरो फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस की होगी। हाँ या ना बोलो? तो इसलिए ये दोनों सोर्स किसका काम करेंगे बेटे? कोहेरेंट सोर्स का काम करेंगे। तो अभी आगे हम जब इंटरफेरेंस पढ़ेंगे उसमें एक एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसी प्रकार उस एक्सपेरिमेंट में हम दो कोहेरेंट सोर्स की बात करेंगे। एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है बेटे। तो ये होते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज को आप वेव फ्रंट को डिवाइड करके भी कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं। उसकी बात हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के डाइफ्रैक्शन वाले पोर्शन में करेंगे। कैसे, उसका मैं हल्का सा आइडिया और दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास एक कोई पेरेंट सोर्स है S। इस पेरेंट सोर्स से लाइट निकली, हमने एक प्लेन वेव फ्रंट बना दिया। क्या बना दिया? प्लेन वेव फ्रंट। वो प्लेन वेव फ्रंट एक स्लिट के ऊपर आता है। किस पर आता है बेटे? स्लिट। स्लिट माने होल। स्लिट का क्या मतलब बेटे? होल। तो यहाँ पर एक प्लेन वेव फ्रंट आया। ठीक है। इस प्लेन वेव फ्रंट से जब लाइट निकलेगी, ये इस प्लेन वेव फ्रंट को मैं कुछ नाम बोल देता हूँ AB। क्या बोल दिया मैंने इसे बेटे? AB। तो ये जो AB है ना, ये प्लेन वेव फ्रंट है। हाइजन ने क्या बताया था कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट नए सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करेगा। हाँ या ना? इसका मतलब इस AB को मैं कई सारे सोर्स के रूप में देख सकता हूँ ना। तो इन सभी सोर्सेज से जो लाइट निकलेगी, क्या वो कोहेरेंट सोर्स की तरह काम नहीं करना चाहिए? क्यों? क्योंकि इसका पेरेंट सोर्स क्या है? एक ही है। तो इनसे जो निकलने वाली लाइट है वो क्या होगी? सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की लाइट होगी। से यस और नो? तो इसलिए कोहेरेंट सोर्स हमें किस प्रकार से मिल सकते हैं? एक तो आप अलग अलग स्लिट, एक ही सोर्स को दो स्लिट में डिवाइड कर देंगे तो वहां से निकलने वाली लाइट जो है वो कोहेरेंट सोर्स से निकलने वाली लाइट की तरह बिहेव करेगी। दूसरा, इसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। यानी आप एक वेव फ्रंट को अलग अलग सोर्स के रूप में डिवाइड करना समझ लीजिए सिर्फ। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वेव फ्रंट काम ही करता है एक नए सोर्स ऑफ लाइट के तरीके से। तो वहां से जो भी लाइट निकलेगी वो क्या बनाएगी बेटे? कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव करेगी। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ठीक है। एक साथ ही मैं एक बात और बता देता हूं आपको, मोनोक्रोमेटिक लाइट किसे कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है बेटे, मोनो का मतलब है बेटे सिंगल। मोनो का मतलब क्या है? और क्रोमेटिक का मतलब है वेवलेंथ। क्रोमेटिक का मतलब क्या है बेटे? वेवलेंथ। एक ही वेवलेंथ की लाइट, सिंगल वेवलेंथ की जो लाइट है उसे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलेंगे। तो इंटरफेरेंस अभी हम आगे स्टडी करने वाले हैं। इंटरफेरेंस में आपको जो सोर्स ऑफ लाइट चाहिए उनसे निकलने वाली लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट हो और कोहेरेंट सोर्सेज हो, तब हम इंटरफेरेंस की कंडीशन रखते हैं इसे। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो अभी हम स्टडी करेंगे इंटरफेरेंस।